सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बामसेप के कार्यकर्ता है, उन बामसेप के कार्यकर्ताओं ने अपने आप की क्या स्थिति है तो उसको समझना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, या उसे कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि आखिर मुझे जो है मैं इस सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इतने महान उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ जिसे व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य कहा जाता है, तो आखिर इसमें मेरी स्थिति क्या है, इसका भान, इसकी जो जानकारी है वो कार्यकर्ताओं को स्वयं होनी चाहिए। तो उसे समझने के लिए हम लोग बुद्धिज्म में जो भिक्षु संघ है और भिक्षु संघ में जो अलग अलग लेवल होता है भिक्षुओं का, उसको पहले हम लोग समझेंगे। जब उसे समझने का प्रयास करेंगे तो हमें अपने भी खुद के बारे में भी समझ में आएगा कि हम कार्यकर्ता के रूप में आखिर क्या स्थिति में है, कौन सी स्थिति में है। तो जैसे बुद्धिज्म में जो भिक्षु संघ होता है उसमें पहला जो प्रक्रिया होती है वो है श्रामणेर की। दूसरा होता है भिक्षु। भिक्षु होने के बाद में थेर या भिक्षु, लगभग जो भिक्षुओं में जो अच्छे होते हैं उन्हें शायद थेर कहा जाता है। और एक पद होता है अरहत का। तो इस तरह की ये 3-4 तरीके की कैटेगरी होती है जिसमें श्रामणेर होता है, भिक्षु होता है, थेर होता है, अरहत होता है। तो हम लोगों ने भी ये समझना चाहिए, हम लोगों ने भी उस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि आखिर वो बुद्ध ने आखिर इस प्रोसेस को क्यों डेवलप किया था और क्यों आखिर ये इस तरीके से सीनियरिटी के हिसाब से पद दिए गए, आखिर उसमें करना क्या होता है। तो बामसेप के कार्यकर्ताओं को भी इस बात को जरूर समझना चाहिए, सामंजस्य यानी कि उसके साथ में तुलना करके सामंजस्य बना के, क्योंकि बुद्धिज्म में जो भिक्षु संघ है तो वो तो घर बार छोड़ के सारा भिक्षु के रूप में काम करता है, और बामसेप में तो जो गृहस्थ है वो उस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए काम करते हैं। तो माना कि भिक्षु संघ इसको नहीं कहा जा सकता, उसके समान एक संघ है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन गुण तो वही रहेंगे। नियम तो उन्हीं नियमों का उपयोग करना पड़ेगा जो बुद्धा ने भिक्षु संघ पे लागू किए थे, उन्हीं मतलब जो समाज को तैयार करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन गुणों को विकास करने की बात की थी, वो तो चाहे आप बामसेप नाम का संगठन बनाओ, चाहे कोई भी अन्य संगठन बनाओ, यदि आपका उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है तो उन गुणों को, उन अनुशासन को, उस अनुशासन को तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो जैसे बुद्धिज्म में श्रामणेर होते थे, तो आप ये मान के चलिए कि बामसेप में भी जब कोई व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित होता है और बामसेप के कार्यक्रम में उपस्थित होकर उसकी विचारधारा को सुनता है, उसके विचारों को सुनता है, सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैंने इस संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। तो जब वो पहली बार इस संगठन के साथ में जुड़ता है ऐसे कार्यकर्ता के रूप में, तो वो उसकी श्रामणेर की स्थिति होती है। जो युवा साथी भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी इस बात को समझिए, और जो बड़ी उम्र के भी होंगे, क्योंकि आपकी उम्र हो सकता है 50 साल हो, लेकिन आप बामसेप के साथ में अगर आज जुड़े हैं तो बामसेप की नजर में आपका ये पहला ही साल है। आपकी उम्र एज ए फिजिकल आप 50 साल के हो सकते हैं, लेकिन बामसेप में आपका पहला साल है, तो आप श्रामणेर कहलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपकी मतलब कोई व्यक्ति कहे कि मैं अभी 55 साल का हूँ तो बामसेप में आते से ही मुझे फिर अरहत का पद मिल जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे बामसेप के साथ मिलकर काम करना चाहिए और फिर वो बामसेप के कार्यकर्ताओं के साथ में मेल मिलाप करता है, उनसे प्रश्न उत्तर करता है, तो ये उसकी श्रामणेर की प्रक्रिया है। तो बुद्धिज्म में श्रामणेर की जो स्थिति होती थी तो वही ये कार्यकर्ता की है कि जब शामिल होते हैं तो प्रश्न उत्तर करते हैं, समझते हैं, और सीनियर साथी जो काम बताते हैं उसे वो करते हैं, चाहे दरी बिछाने का हो, चाहे पॉम्पलेट चिपकाने का हो, पोस्टर चिपकाने का हो, बैनर लगाने का हो, पॉम्पलेट बांटने का हो, किसी के पास से फंडिंग लाने का हो,
साइकिल से जाके और प्रचार करने का हो, माइक में बोलने का, ये श्रामणेर की प्रक्रिया है। तो श्रामणेर जब रहते हैं तो तब जो काम दिया गया उस काम को हमें करते रहना है। और जो प्रश्न मन में आते हैं उन प्रश्नों के जवाब हमें ढूंढने हैं, उसका अध्ययन करना है, उन विचारों को सुनना है और समझना है। तो ये श्रामणेर की प्रक्रिया जब चलती रहती तो इसमें लगभग गिरी हालत में अगर आपको बताओ, चाहे सोशल मीडिया आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, हो सकता है कि आपके अंदर मेमोरीज करने की पावर ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी गिरी हालत में आपको 3 साल कम से कम लगते हैं उस श्रामणेर की प्रक्रिया में रहने को, एज ए कार्यकर्ता के रूप में रहने में 3 साल का समय लगता है। तब जाके फिर बातें समझ में आना शुरू होती है। ऐसे जानकारी का तो बहुत सारा दिमाग में भंडार हो जाएगा, लेकिन फिर उसे एनालाइज करना, उसे समझना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना तो बहुत कठिन काम है। तो इसमें 3 साल लग जाता है। तो उसी तरह भिक्षु संघ में भी जो श्रामणेर होते थे उन्हें 3 से 5 साल का समय लगता था, और उसके बाद में फिर उनकी उपसंपदा करके एक संस्कार होता है जिससे फिर वो उन्हें भिक्षु का दर्जा मिलता है। तो जब कार्यकर्ता के रूप में बामसेप में आते हैं तो जब 2 साल 3 साल और जो बताया गया काम है उसे वो करते रहता है, तो 2 साल 3 साल बाद फिर उसे एक जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि कमेटी में एक पद दिया जाता है। तो जैसे उधर उप संपदा करके भिक्षु बनाया जाता है, वैसे ही बामसेप में फिर पद दिया जाएगा। चाहे आपको उपाध्यक्ष बनाएंगे, सचिव बनाएंगे, महासचिव बनाएंगे, कोषाध्यक्ष बनाएंगे, जो भी है। तो जो पद दे दिया एक कार्यकर्ता के रूप में, फिर आप जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उस काम को करते हैं। जैसे भिक्षु संघ में भिक्षु एक जिम्मेदार व्यक्ति उसे माना जाता था भिक्षु को। श्रामणेर उतना जिम्मेदार नहीं माना जाता। श्रामणेर को जो काम दिया गया उसे वो करना है, बल्कि श्रामणेर के साथ में ये भी था कि अगर वो ये सोचता है कि वो भिक्षु संघ के अनुशासन का पालन नहीं कर पाएगा, वो उनके साथ में नहीं चल पाएगा, तो वापस जाके अपना गृहस्थ जीवन जी सकता था। ये श्रामणेर के लिए तो ये रास्ते खुले थे और बुद्ध ने खोल के रखा। अब खोल के इसलिए रखा क्योंकि बुद्ध जानते थे कठिन काम है, तो वो बुद्ध के प्रसिद्धि को सुन के, नाम सुन के, विचारों को सुन के हो सकता है भावनात्मक तरीके से आ जाए, लेकिन आने के बाद उसे ये एहसास हो कि नहीं भाई, मैं तो यार ये नहीं कर पाऊंगा, मैं भिक्षु संघ के अनुशासन का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो वो 6 महीने, साल भर, 2 साल में वापस जा सकता था। लेकिन जो श्रामणेर रहते हुए अच्छी तरीके से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ले लेता है और फिर वो दृढ़ निश्चय करता है कि नहीं, मैं अब इसी महान उद्देश्य के लिए काम करूंगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उद्देश्य के लिए काम करूंगा। और उसका वो निश्चय जो है वो उसके कार्यों में, उसके बोलने में, उसके काम करने के तरीके में दिखाई देता है। तो फिर उसकी उपसंपदा करके भिक्षु बनाया जाता है। अब इधर जो है ये पद दे दिया, तो अब पद देने के बाद फिर उसका असली मामला चालू होता है। जो नया व्यक्ति जुड़ा, उसे 3 साल हो गए, उसे पद दे दिया, फिर उसको जो है उसका सही मामला चालू होता है, क्योंकि फिर अनुशासन का पालन करना पड़ता है और सारी चीज़ों को मानना पड़ता है। जो टारगेट दिया उसे पूरा करना पड़ता है, उसके लिए प्रेशर भी आता है, क्योंकि आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति माना गया है। तो इसलिए जो उद्देश्य पूर्ति के लिए जो आवश्यक साधन संसाधन है, तो उसके लिए आपके ऊपर प्रेशर तो आएगा। जो नए आए हैं, जिन्हें हम श्रामणेर के समान माना गया है, तो उनको तो प्रेशर नहीं दे सकते, वो तो सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। 3 साल तो उन्हें सीखने में लग जाते हैं, कार्यक्रम अटेंड करना, प्रचार करना, जो बताया वो करना। लेकिन जब पद दे दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है और जो उद्देश्य हमने रखा उस उद्देश्य पूर्ति के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट जरूरी है वो उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी आप जिम्मेदार व्यक्तियों की है। तो पूरे भारत में जो पद लिए हुए हैं तो उनके ऊपर ये सारा प्रेशर रहता है। तो ये भिक्षु के रूप में है, एक तरीके से उन्हें भिक्षु कह सकते हैं आप, ये गृहस्थ भिक्षु है। तो वो काम करते हैं। उसके बाद में फिर जब काम करते 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 वो अपने गुणों में ऐसा विकास करते हैं जिससे कि
जो आम अन्य जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनसे ज़्यादा उनके अंदर वो सारे गुण दिखाई देते हैं, संगठन चलाने के, संगठन बनाने के, और लोगों को मैनेज करने के, कार्यक्रम को मैनेज करना। तो ये सारे जब गुण उसमें दिखाई देते हैं, और वैसे वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तो तब उसे कहा जा सकता है कि ये सीनियर कार्यकर्ता है। और बुद्धिज्म में जिस भिक्षु में ये गुण दिखाई देते तो फिर उसे अरहत्व की प्राप्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। तो अरहत्व की प्राप्ति और कुछ नहीं है, उद्देश्य पूर्ति के लिए भिक्षु संघ का निर्माण करना और भिक्षु संघ को सुचारू रूप से संचालित करना, ये गुण जिनके अंदर होते हैं तो वो अरहत्व प्राप्त है। आप सोचिए कि बुद्ध के समय में मान लीजिए कि 2000 ही अगर भिक्षु है, मान लीजिए 2000 भिक्षु है, तो 2000 भिक्षुओं को बुद्ध जो है वो अकेले ही सारा मैनेज करेंगे, 2000 भिक्षुओं से डेली बात करेंगे, ये सब संभव नहीं था ना। तो फिर उसका क्या तरीका था? उसका तरीका ये हो सकता है, या ये हो सकता था कि 50 भिक्षुओं पे एक भिक्षु को रखा जाए। तो अगर 50 भिक्षु पे एक भिक्षु को रखते तो तब भी जो है 50 दाम 500, तो 40 अरहत्व वाले भिक्षु बुद्ध के पास होने चाहिए, तब वो 2000 भिक्षु को संभाल पाएंगे। तो 50 भिक्षु पे अगर एक भिक्षु को रखा जाए तो वो भिक्षु कैसा होना चाहिए? वो भिक्षुओं को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए ना, उसके अंदर वो गुण होने चाहिए जिससे कि भिक्षु प्रेरणा ले। तो 50 भिक्षुओं के ऊपर अगर एक भिक्षु को सीनियर बनाया जाता है, उनका प्रभारी अगर बनाया जाता है, तो उसे अरहत्व या थेर जिसे कहा जाता है वो माना जा सकता है। वो 50 भिक्षुओं को संचालित करता है। अब संचालित कब करेगा, या 50 भिक्षु संचालित कैसे होंगे? जब उसके पास में 50 भिक्षुओं से ज्यादा संगठन का संचालन करने की, सामने वाले की मानसिकता को पकड़ने, उससे काम करवाने की और शिक्षा देने की, सारे उसके अंदर वो गुण होने चाहिए ना, तब तो 50 भिक्षुओं को संभाल पाएगा। अब थेर गाथा अगर आप देखते हो तो थेर गाथा में बहुत सारे थेर है। अब तथागत बुद्ध के समय में जो अरहत्व प्राप्त हुए, ऐसे जिन लोगों की अगर लिस्ट निकाली जाए तो उससे एक अनुमान लग जाएगा कि उस समय भिक्षु संघ में कितने भिक्षु थे, और वो भिक्षु अलग अलग क्षेत्र में काम करते थे, प्रचार करते थे। तो अकेले तथागत बुद्ध अलग अलग क्षेत्र में जाके सभी के पास तो वो कर नहीं सकते थे, मैनेज तो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने वो अरहत्व प्राप्त जो थे भिक्षु, उनको जिम्मेदारी लगाई। जो श्रामणेर आते थे, नए लोग आते थे भिक्षु बनने के उद्देश्य से, या जो भिक्षु थे तो उनको भी तो मैनेज करना पड़ता था। उनको तो समय समय पे समझाना जरूरी है, उनको भी सही रास्ता दिखाना जरूरी है। तो उसके लिए सीनियर बनते का होना जरूरी था। तो वो अरहत्व प्राप्त बनते वो हो सकता था जो अपने अंदर गुणों का विकास करे। तो अब कौन से गुणों का विकास करे? तो इसके लिए मिलिंद प्रश्न में बनते नागसेन ने राजा मिलिंद को जवाब दिया। तो उसमें 104 प्रकार के गुण बताए हैं। उनमें से 63 या 64 टाइप के जो गुण है जिससे कि एक भिक्षु अरहत्व प्राप्त कर सकता है, वो उसमें दिए हुए हैं। अब इसी तरह जो वामसिक के कार्यकर्ता है, तो एक जिम्मेदार कार्यकर्ता जिन्हें बनाया गया तो वो पदाधिकारी है, पद दिया। लेकिन पद देने के बाद में अगली स्टेप है कि ऐसे एक विंग को हम संभालने लायक बन जाए। तो विंग को संभालने लायक बनने के लिए हमें भिक्षु से अरहत्व पद प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें जो है उसके लिए 104 गुण जो बनते नागसेन ने बताए, उनको हमें आत्मसात करना होगा, उन्हें हमें समझना होगा। तो वो 104 गुण तो मिलिंद प्रश्न भी दिए नहीं है, हो सकता है उसका जो है चेंज हो गया हो, मतलब उसके प्रूफ नहीं मिले हो। लेकिन जो दिए हुए हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग उन गुणों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे।
तो यही मैं तुलनात्मक इसलिए बताना चाह रहा था ताकि एक तो बामसेप के जो कार्यकर्ता वो ये समझे कि हमारी क्या स्थिति है, हम इस समय क्या, हमारे अंदर कौन से वो गुण है और किस आधार पर हम कौन सी स्थिति में अपने आप को रख सकते हैं। और ये दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ना है कि दूसरा आपको क्या समझता है, ये हमने स्वयं सेल्फ एनालिसिस करना, अपने खुद का सेल्फ स्टडी, खुद के बारे में खुद की स्टडी करना है कि मैं किस स्थिति में। हो सकता है कि आप मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि हो सकता है आप प्रांतीय कमेटी में यानी किसी स्टेट के पदाधिकारी हो, लेकिन गुणों के आधार पे हो सकता है आप श्रामणेरी हो। ये भी हो सकता है। तो दूसरे क्या एक्सपेक्ट करते या दूसरे क्या आपके बारे में सोचते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने के बजाय आपने खुद अपने आप को उस भट्टी में डाल के ये चेक करना चाहिए कि मैं कौन सी स्थिति में हूं, और फिर धीरे धीरे अपने गुणों का विकास करना चाहिए। दूसरे आपको अच्छा कहेंगे तो आप अच्छे कहलाएंगे, ऐसा तो है नहीं, और दूसरे बुरा कहेंगे तो आप बुरे कहलाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हमें खुद को अपनी स्टडी करना है, हमें खुद के बारे में अपना अध्ययन करना है, और फिर अपने गुणों का विकास करके फिर हम किस स्थिति में है हमें इस बात को खुद ही समझना है, और फिर उस हिसाब से काम करते रहना है। क्योंकि देखिए एक बात है कि अगर हमारी क्षमता 50 किलो वजन उठाने की है और हमको अगर 100 किलो का वो ऐसा रहता है ना उठाने का, वो अगर दे दिया जाए तो हम कितना भी सोच ले वो उठा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी क्षमता कितनी है। तो अब मान लीजिए कि अपनी क्षमता 100 किलो उठाने की है, सामने वाले ने 50 किलो दिया, वो तो आसानी से उठा लेंगे। तो दूसरे कौन कितना वजन दे रहे क्या कर रहे वो नहीं, हम कितना कर सकते इसका हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, और उस अनुपात में फिर वजन उठाना चाहिए। तो इसीलिए जो है हमने खुद का अध्ययन करना चाहिए, और यही सोचकर मैंने ये आज का वीडियो बनाया। और उसकी जो है बुद्धिज्म में जो श्रामणेर, भिक्षु, अरहत वगैरह है, तो इनसे तुलना करके बताया कि हाँ हम ऐसा उस बात को समझ सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भिक्षु से अरहत बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, वो गुण जो नागसेन बंते जी ने बताए, उन गुणों को हमें आत्मसात करना ही करना होगा। अन्यथा केवल दिखावा करने के लिए हम यानी अरहत्व हमें मिल जाएगा, यानी कोई विंग या कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उन गुणों के ऊपर तो हमने काम किया नहीं जो गुण नागसेन बंते जी ने बताए। तो फिर अरहत्व पद कैसे मिलेगा? तो अब उन गुणों के ऊपर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना टारगेट रहेगा अरहत्व पद प्राप्त करना। तो यही मैं आज के वीडियो में कहना चाह रहा था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पुण्यवासी।